ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन शशि के साथ, जो अपनी जादुई ताकतों की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसका गुरु वहाँ आता है और कहता है, शशि, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम हमारी फैमिली टुशान की आखिरी वारिस हो और तुम बहुत ताकतवर भी हो। लेकिन तुम जानती हो कि हमारी टुशान फैमिली पर एक श्राप है और ये श्राप कई सालों से चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की लड़कियां 22 साल की उम्र में मर जाती हैं। और इस श्राप को ठीक करने के लिए मैंने तुम्हारी शादी बचपन में तय कर दी थी। अब तुम्हें पहाड़ से नीचे जाकर जी फैमिली के बड़े बेटे से शादी करनी होगी। जी फैमिली के बड़े बेटे के पास खास ताकतें हैं और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तो जाओ, उसे ढूंढो और उससे शादी करो, तो हमारी फैमिली पर लगा हुआ ये श्राप टूट जाएगा। दूसरी तरफ हम अपने हीरो मिस्टर शैन को एयरपोर्ट पर देखते हैं। वो अपनी महंगी कार से बाहर निकलता है। उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस, आपका खास प्लेन तैयार है। पायलट पार्किंग नंबर 1 में आपका इंतजार कर रहा है। मुझे चिंता हो रही है। दादाजी ने आपको इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया है? क्या कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है? वो कहता है, ये बात मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने बताया है कि कोई मुझसे मिलने आ रहा है और उसके हाथ में एक बड़ी कैंची होगी। तो वो कैंची वाली लड़की को ढूंढने लगता है। शशि कस्टम में अपना सामान चेक करवा रही थी और कहती है, यहाँ इतना समय क्यों लग रहा है? आप लोग कितनी बार मेरे सामान की जांच करोगे? एक कस्टम वाला अधिकारी उसे कहता है, मैडम, क्या आपके पास कोई शार्प चीज है? एयरपोर्ट पर ऐसी चीजें लाना मना है। वो अपने बैग से बड़ी कैंची निकालकर दिखाती है और कहती है, क्या आप इसी के बारे में बात कर रहे हो? वो कैंची को अधिकारी की तरफ करती है। उसे देखकर अधिकारी भी डर जाता है और कहता है, ये तुमने मेरी तरफ क्यों की है? इसे मुझे दे दो। वो सोचती है, अगर मैं ये कैंची इसे दे दूंगी तो गुरु मुझे फिर डांटेंगे कि मैंने अपनी चीजों का ठीक से ध्यान नहीं रखा। तो वो अधिकारी से कहती है, इसमें कोई शार्प धार वाली चीज नहीं है, ये किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी। वो कहता है, फिर भी ये एयरपोर्ट के नियमों के खिलाफ है। आप प्लेन में ऐसी कोई चीज लेकर नहीं जा सकती। वो पूछती है, तो अब मैं इसका क्या करूं? वो सोचती है, मैं इसे फेंक तो नहीं सकती, क्यों ना मैं इसे किसी भरोसेमंद इंसान को दे दूं। तो वो अपनी जादुई ताकत से बड़ी कैंची को छोटा बना देती है। ये देखकर अधिकारी हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो गया। फिर वो अपनी जादुई ताकत से जांचती है कि यहाँ कोई अच्छे दिल वाला इंसान है या नहीं। तो उसे मिस्टर शैन से एक खास तरह की ऊर्जा दिखाई देती है। वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है। मिस्टर शैन का असिस्टेंट तो डर जाता है और उसे रोकने लगता है। मिस्टर शैन उसे साइड में हटाता है और शशि से पूछता है, हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो उसे कहती है, क्या आप मेरी इस चीज को संभाल कर रख लोगे? ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसे आपसे बाद में वापस ले लूंगी और अगर आप मेरी मदद करोगे तो बदले में मैं आपका भविष्य बताऊंगी। तो मिस्टर शैन उसके लिए राजी हो जाता है और हाँ कहता है। तो शशि उसके हाथ में कैंची रख देती है और अपनी जादुई ताकत से उसका भविष्य देखने लगती है और कहती है, मैंने इतनी ताकतवर ऊर्जा कभी नहीं देखी। वो उसे बताती है कि अगले 3 दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है। ये सुनकर मिस्टर शैन हंसने लगता है और कहता है, इसके बदले तुम्हें मुझसे कोई इनाम चाहिए। वो देखती है कि अभी मेरे पास बहुत सारे लॉलीपॉप हैं और वो कहती है, अगर मेरी भविष्यवाणी सच हो जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी और बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। मिस्टर शैन कहता है, ठीक है, और दोनों के बीच सौदा हो जाता है। उसके बाद शशि अपनी फ्लाइट पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट कहता है, बॉस, क्या ये वही लड़की है जिसके साथ दादाजी ने आपकी शादी तय की है और ये सस्ती फ्लाइट में जा रही है? तो क्यों ना हम इसे अपने साथ खास जेट में ले जाएं? मिस्टर शैन कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा छोटा भाई जिंग उसे लेने के लिए पहले ही चला गया है और मुझे कुछ और जरूरी काम भी निपटाने हैं। फिर वो शशि की दी हुई कैंची को देखने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे जल्दी मिलने वाला हूँ। उधर दूसरी तरफ हम मिस्टर शैन के छोटे भाई जिंग को देखते हैं। वो कार के शीशे में अपना चेहरा देखते हुए बाल संवार रहा था और मन में सोच रहा था कि पता नहीं इस लड़की को यहाँ पहुँचने में और कितना वक्त लगेगा। मेरा गेम भी बस शुरू होने वाला है। अगर मैं यूं ही यहाँ खड़ा इंतजार करता रहा तो मेरा सारा समय बर्बाद हो जाएगा। तभी शशि एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगती है। उसे देखकर वो सोचता है, अरे ये तो गाँव की लड़की लग रही है। दादाजी ने इसे मेरे भाई से शादी के लिए चुना है। वो तो हैरान ही रह जाता है। तभी वहाँ एक डिटेक्टिव अपने ढेर सारे साथियों के साथ आ धमकता है। वो अपने लोगों से कहता है, एयरपोर्ट को हर तरफ से घेर लो, कोई भी यहाँ से बचकर बाहर न निकले। जिंग मन में सोचता है, ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? वो उस डिटेक्टिव के पास जाता है और कहता है, झेंग यहाँ आकर अपनी ताकत का दिखावा कर रहा है। झेंग के आदमी उसे पीछे धक्का देते हैं और वो कहता है, कोई बाहरी आदमी हमारे सरकारी काम में दखल नहीं दे सकता। सभी यात्री लाइन में लगकर अपनी जांच करवा रहे थे और झेंग वहाँ जोर से चिल्लाकर कहता है, कोई भी जांच के बिना बाहर नहीं जाएगा,
क्योंकि हमें खबर मिली है कि प्लेन में एक खतरनाक अपराधी है। उसके पास कोई बम जैसा सामान हो सकता है, लेकिन किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। बस तुम सबको हमारे साथ सहयोग करना होगा। डिटेक्टिव सबकी जांच के बाद वहाँ से उन्हें जाने दे रहा था। तभी शशि की बारी आती है। जैसे ही उसकी जांच होती है, जांच वाली मशीन बीप बीप करने लगती है। अधिकारी उसके बैग को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बैग इतना भारी था कि अधिकारी उसे उठा भी नहीं पा रहा था। फिर झेंग वहां आता है और कहता है, हटो, मैं इसे खोलता हूँ। वो जैसे ही बैग उठाने की कोशिश करता है, खुद ही उसके साथ नीचे लुढ़क जाता है, लेकिन बैग टस से मस नहीं होता। तो शशि के आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं। फिर वो जल्दी से उठता है और शशि से कहता है, मैडम, आप ही इसे खोलो। शशि अपना बैग खोलने लगती है। वो जैसे ही बैग खोलती है, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसमें ढेर सारी चाकू रखी हुई थी। वो कहती है, मैं शू फैमिली की 9वीं पीढ़ी की लड़की हूँ और हमारी फैमिली का काम चाकू बेचना है। क्या आप मुझसे एक चाकू खरीदोगे? वो कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे चाकू की कोई जरूरत नहीं है। शशि उसे बताती है कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि जो असली अपराधी था वो तो यहाँ से निकल चुका है। वो कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? फिर शशि उस आदमी के बारे में बताने लगती है। उस आदमी ने ग्रे रंग के कपड़े पहने हैं और वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चला गया है, बल्कि उसके पास एक खतरनाक हथियार भी है। इसके बाद शशि अपना सूटकेस उठाकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में मिस्टर शैन का भाई जिंग आता है और कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। शशि ने जो जानकारी दी थी उसके मुताबिक वो अपराधी उन्हें वहीं मिल जाता है। तो जिंग हैरान हो जाता है कि इस लड़की को ये सब कैसे पता चला। जिंग शशि को अपनी कार के पास लाता है और उसका सूटकेस कार की डिक्की में रखने के लिए मांगता है। शशि जैसे ही उसे सूटकेस पकड़ाती है, वो तो नीचे गिर पड़ता है, क्योंकि सूटकेस इतना भारी था कि जिंग से उठाया नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो उसे कार में रखता है और पूछता है, इसके अंदर क्या रखा है जो इतना वजन है? वो कहती है, मेरा सूटकेस भारी नहीं है, बल्कि तुम कमजोर हो। तो जिंग बुरा मान जाता है, मैं रोजाना 2 घंटे जिम करता हूँ, तो तुम मुझे कमजोर कैसे कह सकती हो? मैं तो बहुत ताकतवर हूँ। इसके बाद जिंग शशि को लेकर घर पहुँचता है और कहता है, अगर तुम्हारा सूटकेस इतना ही हल्का है तो तुम खुद ही इसे उठा लो। शशि कहती है, हाँ, मैं उठा लूंगी, वैसे भी मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और वो अपनी जादुई ताकत से जांचती है कि जिंग पर एक बुरी ऊर्जा का असर है। तो वो अपने सूटकेस से एक चाकू निकालकर उसके पास जाती है और कहती है, भाई, ये चाकू रख लो, इससे तुम पर जो बुरी छाया है वो दूर हो जाएगी। लेकिन जिंग उसे कहता है, बेकार की बातें मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता। शशि मन में सोचती है, अगर तुम मेरे होने वाले पति के भाई न होते तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करती। और वो उसे बचाने के लिए जादू से एक ताबीज उसकी जेब में रख देती है। उसके बाद नौकर शशि को घर के अंदर ले जाता है और दादाजी से मिलवाता है। दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम शशि हो? शशि दादाजी को सलाम करती है। दादाजी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसे अपने पास बिठाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम कितनी प्यारी हो, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो तुम हमारी फैमिली में बहू बनकर आ रही हो। और कहते हैं, तुम इतनी जल्दी बड़ी हो गई हो। मुझे याद है जब तुम्हारे दादाजी हमारे घर आए थे, तुम उनकी गोद में बैठी हुई थी। मुझे अच्छे से याद है, उस वक्त मैं तो मरने ही वाला था। अगर उन्होंने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज हमारी फैमिली का कोई नाम तक नहीं बचता। और वो शशि को उसके दादाजी का दिया हुआ चाकू दिखाने लगते हैं। शशि एक खास कबीले से आती है जहाँ वो चाकुओं से लोगों की जान बचाते हैं, क्योंकि वो चाकू भगवान की ताकत से भरे होते हैं। दादाजी उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था कि ये चाकू मैं तुम्हें तुम्हारी सगाई पर तोहफे में दूंगा। अब बहुत जल्दी तुम्हारी शादी मिस्टर शैन से होने वाली है। शशि दादाजी से कहती है, मैं यहाँ सिर्फ सगाई करने नहीं आई हूँ, मैं अपनी फैमिली के काम और रिवाजों को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ जो लोगों को बुरी ताकतों से बचाते, इसलिए मैं एक दुकान खोलना चाहती हूँ। मिस्टर शैन की मम्मी कहती हैं, तुम कैसी बातें कर रही हो? आज के जमाने में भी कोई इन चीजों पर विश्वास करता है क्या? लेकिन शशि बताती है कि आपके छोटे बेटे जिंग पर एक बुरी ताकत का असर है। तुम कोशिश करो कि आज वो अपनी लाल कार को छुए भी नहीं, वरना उसका बहुत बुरा हादसा हो सकता है और हो सकता है वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाए। तभी एक नौकरानी दौड़ते हुए आती है और चिल्लाकर बताती है कि छोटे मालिक फिर से अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर रेसिंग करने चले गए हैं। ये सुनकर दादाजी और मिस्टर शैन की मम्मी दोनों ही जोर से चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, जल्दी से मिस्टर शैन को फोन लगाओ। शशि कहती है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसकी जेब में एक ताकतवर ताबीज डाल दिया है जो उसकी रक्षा करेगा, लेकिन हमें ये पता लगाना होगा कि इन सब के पीछे कौन है। जिंग के बारे में सोचते हुए मम्मी तो बेहोश हो जाती हैं। शशि सोचने लगती है, मैंने अभी तक अपने होने वाले पति को देखा तक नहीं है, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा और कैसा इंसान होगा। तभी वहाँ मिस्टर शैन आता है और पूछता है,
मम्मी को क्या हो गया? शशि उसे देखकर हैरान हो जाती है। थोड़ी देर बाद शशि मिस्टर शैन की मम्मी के सामने खड़ी होती है और कहती है, सॉरी आंटी, मेरा इरादा आपको डराना नहीं था। दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी होने वाली सास थोड़ी नाजुक दिल की है, तो ऐसी चीजों को संभाल नहीं पाती, इसलिए अच्छा होगा कि आगे से उन्हें कोई ऐसी बात न बताओ जिससे उन्हें सदमा लगे। मम्मी शशि से कहती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती, बस मैं थोड़ा सा डर गई थी, और जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी तब तुम एक छोटी सी बच्ची थी और बहुत ही प्यारी और मीठी सी थी, बिल्कुल बर्फ की गोली जैसी। लेकिन मिस्टर शैन ने तुम्हें गले भी लगाया था। और वो मिस्टर शैन से कहती हैं, तुम भी तो कुछ बोलो। वो दोनों शर्माने लगते हैं। मम्मी कहती हैं, बचपन में तो तुम दोनों एक दूसरे से चिपके रहते थे, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारी शादी बचपन में ही तय कर दी थी। ये सुनते ही मिस्टर शैन के मुंह से कॉफी बाहर निकल जाती है और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मेरी मम्मी क्या क्या बोल रही हैं। शशि कहती है, मुझे याद नहीं, मैं बहुत छोटी थी। तभी मिस्टर शैन का फोन बजने लगता है और वो कहता है, माफ करना, मैं फोन कराता हूँ। मम्मी शशि से बहुत इम्प्रेस हो गई थी और वो उसे अपने पास बिठा लेती हैं। ढेर सारी बातें करने लगती हैं और पूछती हैं, तुम इतने सालों में पहाड़ पर कैसे रह रही थी? तुम्हें तो पहले ही हमारे पास आ जाना चाहिए था। तभी मिस्टर शैन बताता है कि जिंग से बात नहीं हो पा रही, लगता है वो किसी मुसीबत में फंस गया है। उधर दूसरी तरफ हम एक सीन देखते हैं जहाँ एक लड़की मेकअप कर रही थी और कुछ लड़के उसके पास आकर कहते हैं, तुम कितनी सुंदर हो, क्या हमसे दोस्ती करोगी? मेरे पास शानदार कार है, आओ मेरी कार में चलते हैं। वो कहती है, मुझे लाल रंग की कार पसंद है, तो मैं उसी कार में बैठूंगी जो लाल हो। वो तीनों लड़के कहते हैं, लेकिन हमारे पास तो लाल कार नहीं है, तुम जैसी खूबसूरत लाल परी को लाल कार ही क्यों अच्छी लगती है? तभी वहाँ जिंग अपनी लाल कार लेकर पहुँच जाता है। यहाँ हम देखते हैं जिंग अपने दोस्तों से बात करने में व्यस्त हो जाता है और उसका फोन कार में बजता रहता है। उसके दोस्त पूछते हैं, तुम कहाँ गायब थे, काफी दिनों से दिखाई नहीं दिए। अच्छा, आज तुम लाल रंग की कार लेकर आए हो, अब तो यह सुंदर लड़की तुम्हारी कार में आ जाएगी। वो पूछता है, तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो उसके दोस्त बताते हैं कि अभी अभी जो यहीं खड़ी थी, और इशारा करते हैं, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं होता। उसके दोस्त हैरानी से कहते हैं, वो लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यहीं पर थी। अपने दोस्तों से मिलने के बाद जिंग वापस अपनी कार में बैठ जाता है और अपना फोन देखता है और कहता है, अरे आज घर वालों को क्या हो गया, इतने सारे फोन क्यों किए हैं? तभी अचानक वो लाल ड्रेस वाली लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। तो वो पूरी तरह चौंक जाता है और कहता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे अचानक मेरे सामने आ गई? मैं तो देखकर डर ही गया था। आ जाओ, मैं तुम्हें पास के स्टेशन पर छोड़ दूंगा। तो वो लड़की उसकी कार में आकर बैठ जाती है। जिंग उससे पूछता है, तो तुम कहाँ जाना चाहोगी? वो उसके होंठों पर उंगली रखती है और कहती है, जहाँ तुम मुझे लेकर जाओगे, और उसकी आंखें चमकने लगती हैं। ये कहते हुए वो जिंग को चूम लेती है। उधर दूसरी तरफ मिस्टर शैन और शशि कार में बैठे होते हैं। वो जिंग को ढूंढने निकले थे। मिस्टर शैन पूछता है, तुम इतनी लंबी उड़ान करके यहाँ आई हो तो अब तुम काफी थक गई होगी। शशि उससे पूछती है, क्या तुमने एयरपोर्ट पर मुझे पहचान लिया था? वो कहता है, हाँ, कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। तो वो पूछती है, फिर तुमने मुझे अपने साथ आने के लिए क्यों नहीं कहा? वो कहता है, मुझे कुछ और जरूरी काम थे, और वैसे भी जिंग तुम्हें लेने के लिए घर से निकल चुका था। वो उससे पूछता है, तुम्हें यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? वो कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आसानी से आ गई थी। और मन में सोचती है, तुम तो अपने निजी जेट में आए हो। मिस्टर शैन कहता है, मुझे अच्छे से याद है, तुमने मुझसे कहा था कि 3 दिनों में मेरी शादी हो जाएगी, तो तुम्हारी वो भविष्यवाणी तो सच होने वाली है। तो बताओ, इसके बदले में तुम मुझसे क्या इनाम चाहती हो? शशि अपना सिर पकड़कर सोचने लगती है कि क्या मजबूत पर्सनालिटी वाला इंसान है और इसकी शादी मुझसे होने वाली है, लेकिन मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं? ये तो कोई सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। और कहती है, तुम मुझे मेरी कैंची वापस दे दो। वो पूछता है, तुम इसका क्या करोगी? तो वो कहने लगती है, पहले तो दे दो। वो उसके हाथ में कैंची पकड़ा देता है। तभी मिस्टर शैन के पास कोई फोन आता है। वो उसे बताता है कि बॉस, हमने छोटे मालिक को देखा है, वो किसी लड़की के साथ है और वो लड़की कोई अनजान है। आज से पहले हमने उसे कभी उनके साथ नहीं देखा। ये सुनकर शशि अपनी उंगली पर कुछ गिनती करने लगती है और कहती है, जल्दी करो, तुम्हारा भाई मुसीबत में है, हमें फटाफट उसके पास पहुंचकर उसकी रक्षा करनी होगी। तो वो तुरंत कार चालू करता है। इधर दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं, जिसे वो लड़की किश करने वाली थी, लेकिन उसकी जेब में रखा ताबीज उसे बचाता है और वो लड़की को खुद से दूर धकेल देता है और कहता है, मैं जी फैमिली का छोटा मालिक हूँ, कोई भी लड़की ऐसे मेरे इतने करीब नहीं आ सकती, बाहर निकलो मेरी कार से। तो वो लड़की रोने लगती है, वो ये सब नाटक कर रही थी। जिंग कहता है, मैडम,
तुम्हें तो कुछ कहा भी नहीं और तुमने तो बिना वजह रोना शुरू कर दिया। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई लड़की मेरे सामने रोए। वो बोलती है, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया है, तो क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो? जिंग कहता है, हाँ, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। बेकार में मेरा समय क्यों खराब कर रही थी? मुझे बताओ तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो लड़की उसे जंगल में ले आती है और उसकी कार की चाबी छीन लेती है, अंदर से दरवाजा लॉक कर देती है। जिंग बेचारा डर के मारे कांप रहा था। वो घबराहट में कार खोलने की कोशिश करता है। वो कहती है, अभी तो हम ठीक से मिले भी नहीं और तुम भागने की तैयारी कर रहे हो। तो वो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ आज से हमेशा अच्छे काम करूंगा और मैंने तो तुम्हारा कुछ बुरा भी नहीं किया है, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? वो कहती है, तुमने सुना नहीं, मुझे तुम्हारी कार बहुत पसंद आ गई है। वो कहता है, ठीक है, मेरी कार रख लो, कम से कम मुझे तो छोड़ दो। तो वो कहती है, पहले कार पसंद आई थी, अब तुम भी साथ में अच्छे लगने लगे हो, तो दोनों से एक साथ मजा लूंगी ना। जिंग की सांसें फूल रही थीं और वो कहता है, तुम्हें पता है मेरी होने वाली भाभी मशहूर चाकू बेचने वाली है, अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो वो तुम्हें खत्म कर देगी। लेकिन उस लाल भूतनी को तो गुस्सा चढ़ जाता है और वो उसे पीटने लगती है। उसकी जेब से ताबीज चमकता है और वो कार से बाहर निकलकर भागने लगता है। बेचारा भागते भागते लड़खड़ाता है और गिर पड़ता है। वो कांपते हुए चिल्लाता है कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। लाल भूतनी उसे अपने दुपट्टे से बांधकर रोक लेती है और कहती है, आज तक मेरे जाल से कोई नहीं बचा है। इतने में शशि वहां पहुंच जाती है और कहती है, भाई मैं तुम्हें बचाऊंगी, और उसकी जादुई कैंची आकर उस दुपट्टे को काट देती है। फिर वो फटाफट कार से बाहर निकलकर भूतनी का मुकाबला करने लगती है। जिंग दौड़कर उसके पीछे छिप जाता है। थैंक यू भाभी, आज तुमने मेरी इज्जत बचा ली। वो लाल भूतनी गुस्से से लाल होकर लाल कार में घुस जाती है और तेज रफ्तार से उनकी तरफ कार दौड़ाने लगती है। लेकिन शशि डरने की बजाय खुद उस कार के आगे आकर खड़ी हो जाती है और अपनी सुपर ताकत से एक ही हाथ से कार को रोक देती है, जिसे देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर शशि अपनी जादुई शक्ति से कार के ऊपर से उड़ती हुई उस लाल भूतनी पर हमला कर देती है, जिसे देखकर मिस्टर शैन हंसने लगता है। अब तो इस लाल भूतनी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी लाल जादुई ताकत इकट्ठा करने लगती है उस पर हमला करने के लिए। मिस्टर शैन शशि का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। लेकिन वो अपना हाथ ऊपर उठाकर आगे आ जाती है और उसके हाथ की कैंची हवा में उड़कर बहुत बड़ी हो जाती है। फिर वो अपनी जादुई ताकत से उस लाल भूतनी से लड़ने लगती है और पलक झपकते ही उसे हरा देती है। शशि कहती है, तुम्हें तुम्हारे पति ने धोखा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे लड़के खराब होते हैं। वो लाल भूतनी रोने लगती है और कहती है, मेरे पति को बच्चे पसंद नहीं थे, उसने मुझसे जबरदस्ती अच्छा करवाया जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और ऊपर से वो मुझे धोखा भी दे रहा था। मैंने अपने माँ बाप से पैसे लेकर उस पर खर्च किए। मेरे पापा तो सदमे से दिल का दौरा पड़ने से चले गए, उसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। तो शशि कहती है, वो इंसान बुरा है, सिर्फ उसी से बदला लो। लेकिन जिंग तो बेकसूर है, तुम उसे क्यों मार रही थी? आखिर तुम्हारा असली दुश्मन कौन है? तो लाल भूतनी बताती है कि मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन वो हमेशा काले कपड़े पहनता है। जिंग कहता है, बेचारी इस भूतनी की तो हालत बहुत खराब है। शशि कहती है, मुझे लगता है इससे ज्यादा इसकी मम्मी की हालत खराब है, जो बेचारी घर पर इसका इंतजार कर रही है। उस लाल भूतनी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, प्लीज मुझे चाकू दे दो, मैं आखिरी बार अपनी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। तो शशि उसे एक छोटा सा चाकू दे देती है। फिर वो सबको अपनी जादुई ताकत से वहीं ले आती है। लाल भूतनी अंदर जाकर अपनी मम्मी से मिलती है और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। फिर वो बाहर आकर थैंक यू कहती है कि मेरी एक और गुजारिश है, मेरी मम्मी पर बहुत सारा कर्ज चढ़ गया है। तो पहले मिस्टर शैन बोल पड़ता है कि मैं तुम्हारी मम्मी का सारा कर्ज उतरवा दूंगा। तो भूतनी थैंक यू कहती है और बोलती है कि शशि, तुम्हें तो बहुत अच्छा पति मिला है, और फिर वो उसे उसका चाकू लौटाकर गायब हो जाती है। लेकिन वहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ जाता है। जैसे ही शशि अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है और वहाँ पर झेंग आकर कहता है, ये जल्दी खत्म हो जाएगी। मिस्टर शैन पूछता है, क्या मतलब? अगले सीन में शशि की आंखें खुलती हैं तो वहाँ उसके दादाजी खड़े थे और कहते हैं, तुमने फिर से गलत इंसान की मदद कर दी। वो पूछती है, दादाजी आप यहाँ कैसे? वो कहते हैं, तुम हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती हो। वो कहती है, लेकिन हमारी फैमिली में तो यही सिखाया गया है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। वो कहते हैं, हाँ सिखाया तो गया है, लेकिन तुम्हारे शरीर पर पहले से ही निशान बन चुका है। अगर ये निशान 4 हो गए
तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो वो कहती है मैं श्राप तोड़ने के लिए पहले से ही जी फैमिली में रह रही हूँ, इससे ज्यादा क्या करना है। वो कहते हैं तुम्हें मिस्टर शैन के साथ रहना पड़ेगा और गायब हो जाते हैं। अगले सीन में शशि सोते हुए बड़बड़ा रही थी और तभी वो अपने सपने से जाग जाती है। तो देखती है मिस्टर शैन उसकी देखभाल करते करते वहीं सो गया था। तो सोचती है कितना अच्छा इंसान है, लेकिन हम दोनों की शादी हो गई, इसका मतलब हमें प्यार भी करना होगा। वो उसे छूकर देखने लगती है, लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि मिस्टर शैन जागने वाला है, वो फट से कंबल में घुस जाती है। मिस्टर शैन उसे देखता है तो कंबल में झांक कर पूछता है क्या तुम्हें पानी चाहिए? तो वो थैंक यू कहती है। वो कहता है तुम तो मेरी होने वाली पत्नी हो, तो तुम्हारे लिए इतना करना तो आम बात है। फिर वो उसे पानी लाकर देता है। शशि पूछती है क्या तुम सच में मुझसे शादी करोगे? तो वो कहता है हमारी शादी बचपन में ही फिक्स हो गई थी। वो कहती है अगर मैं 22 साल की उम्र में मर गई तो क्या तुम फिर भी मुझसे शादी करोगे? और अपने हाथ पर बने निशान को छिपाने लगती है। मिस्टर शैन सोच में पड़ जाता है। असल में हुआ ये था कि जब शशि बेहोश हो गई थी तो मिस्टर शैन उसे गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने लगा था, लेकिन झेंग ने कहा था कि इसके शरीर में बुरी आत्मा घुस गई है, तो अब अस्पताल जाने से कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर शैन पूछता है इसका क्या मतलब? तो झेंग कहता है अब तुम खुद सोचो, एक चाकू बेचने वाली लड़की पहाड़ से तुम्हारे पास क्यों आएगी और आते ही जी फैमिली के साथ सगाई पूरी करना चाहती है, क्योंकि इसकी फैमिली पर एक श्राप है। ये 22 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगी। इस दुनिया में आने का इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये दूसरों की रक्षा करती है। क्या तुम फिर भी इससे शादी करना चाहोगे जो कुछ ही समय में मरने वाली है? मिस्टर शैन कहता है हाँ मैं शादी करूंगा। वो पूछती है सच में? तो वो कहता है जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और मैंने शादी के लिए हाँ सिर्फ पहले से फिक्स शादी की वजह से नहीं की है। तो बताओ शादी का सर्टिफिकेट लेने कब चलना है? वो कहती है अभी तो। वो उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले जाता है और अगले सीन में दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया था। तो वो खुश होती है कि मेरी शादी हो गई। मिस्टर शैन कहता है तोहफे पहले से तैयार हैं। एक लड़की कुछ फाइलें लेकर जा रही थी, तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है जिससे उसकी फाइलें नीचे गिर जाती हैं। तो वो सारे पेपर समेटने लगती है। शशि जाकर वो पेपर उठाती है और उसे एक फोटो मिलती है। फोटो को देखकर कहती है जिंग भाई को ये लड़की पसंद है, और वो लड़की थैंक यू कहकर चली जाती है। तो शशि अपनी उंगली पर कुछ गिनती करने लगती है कि भाई को इतनी समझदार लड़की मिलेगी। मिस्टर शैन पूछता है क्या हुआ? तो वो कहती है कुछ नहीं और उसका हाथ पकड़कर चली जाती है। उधर जिंगजी फैमिली में सबको बता देता है तो मम्मी और दादाजी हैरान थे कि शशि तो इतनी छोटी है, उसे बीमारी कैसे हो सकती है। जिंग कहता है अच्छा होगा कि आप पहले भाई के साथ उसकी सगाई रद्द कर दो। दादाजी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो? इतने में शशि और मिस्टर शैन भी वहाँ आ जाते हैं। मम्मी एकदम से जाकर शशि का हाथ पकड़ लेती हैं। तो जिंग मिस्टर शैन से कहता है कि मैं इस बात को समझ नहीं पाया, सबको बता दिया। मम्मी तो शशि को बिठाकर गले ही लगा लेती हैं कि मुझे तो लगा था पहाड़ पर तुम अकेली रही होगी, तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा होगा, लेकिन सोचा नहीं था कि तुम्हें ही ये बीमारी होगी। जिंग कहता है मम्मी ये बीमारी नहीं है, ये श्राप है। दादाजी कहते हैं चाहे बीमारी हो या श्राप हो, हमारी जी फैमिली शशि को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। जिंग कहता है दादाजी आपने तो कहा था कि आप ही सगाई रद्द करना चाहते हो। दादाजी कहते हैं मैंने कब कहा, और उस पर लाठियों की बारिश करने लग जाते हैं। तो वो डर कर मिस्टर शैन के पीछे छिप जाता है। शशि को अच्छा लग रहा था कि जी फैमिली वाले उसे अपनी ही फैमिली का हिस्सा मानते हैं। मिस्टर शैन जाकर शशि को पकड़ लेता है और सबको बताता है कि हम दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ही ले लिया है। दादाजी हैरान थे और कहते हैं अभी तो शादी कराने वाला आया भी नहीं था और शादी के तोहफे भी अभी बैंक में रखे हैं। तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली, जबकि मैंने शशि के दादाजी से वादा किया था कि मैं इसे शादी में जी ग्रुप के 5% हिस्से दूंगा। मम्मी पूछती हैं तुम दोनों शादी की पार्टी कब करोगे? तो वो कहता है अभी हमने सिर्फ सर्टिफिकेट लिया है, शादी की रस्म बाद में करेंगे, तो आप लोगों के पास तैयार करने के लिए ढेर सारा समय होगा। तो दादाजी खुश हो जाते हैं और शशि कहती है हमारी जी फैमिली की तरफ से माफी। वो कहते हैं मैं क्यों नाराज होऊंगा, तुम तो मुझे इतना सारा कुछ दे रहे हो और मुझे मिस्टर शैन भी तो मिला है। जिंग कहता है ये तो बहुत लालची है। मिस्टर शैन अब उसे घूरता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। वो लोग कहते हैं अगर कोई मदद चाहिए तो हमें बता देना। वो कहती है मुझे गो नाम के आदमी को ढूंढना है। दादाजी कहते हैं वो तो रियल एस्टेट कंपनी का मालिक है। मम्मी कहती हैं गो की प्रेमिका तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन कुछ समय से हमारी बात नहीं हुई और वो उसे फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मम्मी की दोस्त फोन नहीं उठा पाती। कोई उसका फोन पहले ही छीन लेता है और इतना ही नहीं, उसे रस्सी से बांध कर रखा होता है और वो दूसरी औरत कोई और नहीं गो की नकली प्रेमिका बनी हुई होती है।
मम्मी कहती हैं मैं जल्दी से तुम दोनों की शादी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। जिंग कहता है अब भाई को तो भाभी मिल गई है, लगता है मुझे भी जल्दी अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी। दादाजी कहते हैं तुम तो हमेशा अकेले कुत्ते जैसे रहोगे। वो कहता है दादाजी ऐसा नहीं है, मैं भी लड़की पटाना जानता हूँ। अगले सीन में शशि दादाजी के साथ खेल रही होती है, जिसमें दादाजी कई बार उससे हार चुके थे और बैठे बैठे उनकी कमर तक दर्द करने लग गई थी। इतने में वहाँ गो आ जाता है। असल में शशि के दादाजी ने गो की फैमिली की पहले मदद की थी, लेकिन गो थैंक यू कहने की बजाय उससे बहुत बदतमीजी से बात कर रहा था कि तुम तो गांव की जंगली लड़की हो, मैं यहाँ सिर्फ जी फैमिली के कहने पर आया हूँ। ये मत सोचना कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। जो तुम इतना महंगा घर पसंद कर रही हो, क्या तुम इसे खरीद भी पाओगी? वो कहती है क्या तुम भूल गए हो कि हमारा एक समझौता हुआ था? वो कहता है मैं रास्ते में जा रहा था, उस बूढ़े ने गलती से मेरी मदद कर दी थी, लेकिन उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर क्या तुम्हें लगता है कि मुझे समझ नहीं आता? तुम लोग तो बस मुझसे पैसे ऐंठने के चक्कर में हो। गो ने गुस्से से कहा तुम्हें पता भी है कि वादा तोड़ने के क्या बुरे नतीजे हो सकते हैं। तभी मिस्टर शैन वहाँ आ पहुँचा और शशि फट से उसके पास जाकर खड़ी हो गई। शैन ने सीधे सीधे कहा एन पैलेस का वो घर जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, मैं तुम्हें वही दिला दूंगा। शशि ने मुस्कुराकर बोला घर तो पसंद है, लेकिन उसके पैसे तुम नहीं दोगे। और गो से पूछा क्या तुम सच में अपना वादा तोड़ोगे? गो तो मिस्टर शैन को देखकर पहले ही डर गया था और बोला मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। शैन ने गुस्से से उसे घूरा तो गो ने सफाई दी तुम्हारे उस बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा था कि इस योजना में पैसा लगा दो, मैंने लगाया भी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 1.5 अरब रुपए भर दूं। शशि ने पूछा क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मेरे दादाजी ने सिर्फ एक बार तुम्हारी मदद की थी? गो ने हामी भरी हाँ मुझे पूरा यकीन है। तो शशि ने कहा अच्छा तो तुम्हारी पसलियों में दर्द क्यों होता है? 20 साल पहले तुमने जिस लड़की को बचाया था वो एक बड़े बिल्डर की सबसे अमीर बेटी निकली और तुम उसे सिर्फ इसलिए बचा पाए क्योंकि तुमने उस योजना में पैसा लगाया था। ठीक उसी तरह शेंग परिवार ने भी वादा तोड़ा था और देखते देखते कंगाल हो गया। ये सुनकर गो डर के मारे नीचे बैठ गया और पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी बीवी ने ही मुझे ऐसा करने को कहा था। मेरी बीवी को अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो तुम्हारे परिवार को झूठ बोल रही है और उसने तो यहाँ तक कहा कि अगर मैंने तुम्हें वो घर दे दिया तो वो मुझे तलाक दे देगी। मैं अपनी बीवी के बिना नहीं जी सकता। शशि ने उंगलियों पर हिसाब लगाते हुए कहा क्या तुम्हारी बीवी के साथ हाल में कोई गड़बड़ हुई है? गो ने माना हाँ वो कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है, न बाहर जाती है न ज्यादा लोगों से मिलती है। मिस्टर शैन ने कहा आंटी कभी ऐसी नहीं थी। तभी गो ने अपना फोन दिखाया कि देखो तुम्हारी आंटी ने कुछ ही समय में लाखों डॉलर उड़ा दिए, कहीं मेरी बीवी मुझे धोखा तो नहीं दे रही? शशि ने कहा तुम और तुम्हारी बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो सकता है कि जो घर में है वो तुम्हारी असली बीवी न हो। गो हैरान हो गया अगर वो मेरी बीवी नहीं तो कौन है? शशि ने जवाब दिया नकली वाली। उधर मम्मी अपनी सबसे अच्छी सहेली को कपड़े दिखा रही थी कि तुम्हें क्या हो गया, कुछ भी पसंद क्यों नहीं आ रहा? तुम कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रही हो। वो बोली नहीं मैं तो बस थोड़े ख्यालों में खोई हुई थी। फिर मम्मी ने उत्साह से बताया कि मेरी बहू बहुत प्यारी है, वो तुशान परिवार से है, कुछ दिनों में मैं तुम्हें भी उससे मिलवाऊंगी। तो आंटी ने कहा हाँ उसे जरूर मेरे घर ले आना। और मन ही मन सोचती है कि फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। उधर शशि जैसे ही मिस्टर शैन के कमरे में झांकती है, वो नहाकर बाहर आ रहा था तो वो तो उसे देखती रह गई कि इसकी क्या शानदार गठीली बॉडी है। तभी मम्मी उन्हें बुलाने के लिए आने लगी तो मिस्टर शैन ने फट से उसे पकड़कर कमरे के अंदर खींच लिया। मम्मी ने बाहर से कहा मैंने नाश्ता बना लिया है, नीचे आकर खा लो। वो बोला हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो शशि को देखे जा रहा था और वो शर्म से लाल हो रही थी। मम्मी हैरान थी कि शशि को अभी तो देखा था, कहाँ गायब हो गई। मिस्टर शैन ने कहा क्या तुम भूल गई हो, हमने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है, फिर इतना शर्माना क्यों? तो वो बोली तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुम में कितनी ज्यादा ऊर्जा नजर आ रही है। वो पूछता है कैसी ऊर्जा? तो वो सोचती है ये तो सारा दिन दफ्तर में रहता है, तो जिन भाइयों के साथ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करता था इसकी बॉडी उनसे भी ज्यादा अच्छी क्यों है? मिस्टर शैन ने उसका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख दिया। तुम्हारा मतलब यहाँ अच्छा लग रहा है तुम्हें, या फिर यहाँ अच्छा लग रहा है? और उसका हाथ पकड़कर नीचे एब्स पर ले गया, फिर उसका हाथ पीछे करके पकड़ लिया और करीब आकर उसे किश करने लगता है। वो तो पहले ही शर्मा रही थी और जैसे जैसे वो करीब आता है वो अपना सिर घुमाने लग जाती है। मिस्टर शैन ने देखा तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी नाक से तो खून निकल रहा है, ठीक तो हो ना? वो बोली हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तभी बेहोश होकर गिरने लगी। तो मिस्टर शैन ने फट से उसे गोद में उठा लिया और हंसने लगा। अगले सीन में वो बैठी सोच रही थी कि ओह मैं तो उसकी आकर्षकता से पिघल गई, अब मैं उसके साथ आगे की जिंदगी कैसे संभालूंगी, मुझे तो अभी से सोचकर शर्म आ रही है। तभी मिस्टर शैन कमरे में आया और पूछा तुम मुझसे क्या बात करने आई थी? तो वो बोली अरे मैं तो भूल ही गई,
तुम्हारी मम्मी की दोस्त आंटी वांग खतरे में। तो मिस्टर शैन हैरान हो गया और बोला, ठीक है, मैं मम्मी को समझा कर आता हूँ। फिर उसे बिस्तर पर बिठा दिया और उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम जरा भी घबराना मत और मेरे सामने शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। उसके हाथ पर चूम रहा था। तभी जिंग ने आकर उनका रोमांटिक पल देख लिया तो फट से मुंह पर हाथ रख लिया कि दिन के उजाले में ये सब कर रहे हो, मैंने कुछ नहीं देखा। मिस्टर शैन ने गुस्से से पूछा, क्या बात है? तो वो बोला, मम्मी ने कहा है कि वो आंटी वांग के घर गई हैं। दोनों हैरान हो गए और फटाफट वो तीनों कार में सवार होकर मम्मी के पास दौड़ पड़े। उधर मम्मी आंटी वांग के घर पर थीं और बोली, तुम्हारे घर में कुछ ज्यादा सर्दी नहीं लग रही? वो बोली, नहीं तो। मम्मी ने कहा, शायद मेरी सेहत ठीक नहीं है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। फिर वो नकली आंटी बोली, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म चीज लेकर आती हूँ। जैसे ही वो गई, मम्मी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वो चाय पीने ही वाली थी कि अंदर से कोई आवाज सुनाई दी। मम्मी दौड़कर अंदर गईं तो देखा उनकी पुरानी सहेली वांग मदद मांगते हुए चिल्ला रही थी। मम्मी चौंक गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी सहेली बोली, तुम जल्दी यहाँ से भागो। और बोली, अब तुम कहाँ भागोगी? वो तीनों तेजी से गो के घर पहुँच गए। शशि ने अपनी जादुई ताकत से चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी सबने देखा कि गो घर के एक कोने में छिपा हुआ कांप रहा था और बड़बड़ा रहा था कि मैंने अपनी नकली बीवी से कह दिया है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हूँ, क्योंकि अभी घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन अपनी असली बीवी की फिक्र भी सता रही है, इसलिए यही कोने में दुबक कर बैठ गया। और ये नकली वाली तो मेरे पैसे उड़ाने में लगी हुई है। शशि ने पूछा, उसने अभी अभी क्या खरीदा है? गो बोला, ढेर सारे हजारों मरे जानवर। शशि ने कहा, तो फिर तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, तुम्हें अपनी बीवी को बचाना है ना? फिर उसने 2 पीपर निकाले, एक गो को दे दिया, दूसरा जिंग को पकड़ा दिया कि ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। तभी मिस्टर शैन बोला, और मेरा क्या? तो शशि ने मुस्कुराकर कहा, तुम इतने ज्यादा घमंडी हो, कोई भूत तुम्हारे करीब आने की हिम्मत तक नहीं करेगा। और वो सब तेजी से दौड़कर घर के अंदर घुस गए। गो को देखते ही उसकी नकली बीवी पीछे से आ गई और बोली, तुम अचानक कैसे लौट आए? वो बोला, मैं काम के ट्रिप से छुट्टी लेकर आया हूँ। वो पूछने लगी, तुम मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? शशि आकर बोली, तोहफा नहीं, अब तुझे सदमा मिलेगा। तो गो दौड़कर उसके पीछे छिप गया। शशि ने पूछा, तुमने इसकी असली बीवी को कहाँ छिपा रखा है? वो बोली, अब जब तुम सबको पता चल ही गया है तो मैं नाटक क्यों करूँ? और वैसे भी मैं इस नकली चेहरे से ऊब गई हूँ। लेकिन उससे पहले शशि ने हमला करके उसे रोक दिया। असल में ये भूतनी बहुत जलनखोर है, क्योंकि जो भी लड़की इससे ज्यादा सुंदर दिखती है, ये उसका चेहरा चुराकर उसकी जिंदगी छीन लेती है। शशि ने अपना पीपर निकालकर उसके मुंह पर चिपका दिया। वो हमला करने लगी थी तो शशि ने अपनी ताकत से उसे रोक दिया और कैंची की ताकत से वो नीचे गिर पड़ी। फिर माफी मांगने लगी, लेकिन शशि ने कहा, तुमने बहुत सारे लोगों को मारा है। और कैंची ने गुस्से में आकर उसका काम तमाम कर दिया, जिससे वो अपने असली रूप में आ गई। गो तो पूरी तरह हैरान था कि ये तो हमारी नौकरानी है जो आधा महीना से गायब थी। मुझे लगा अपने घर चली गई होगी। शशि ने बताया कि इसने बुरी आत्मा से सौदा किया था, तभी ऐसी बन गई। तुम जाकर पहले अपनी बीवी को बचाओ। तो वो दौड़ता हुआ नीचे गया। मिस्टर शैन ने शशि का हाथ पकड़ा तो देखा उसके 2 निशान बन गए हैं, लेकिन वो हंसकर टाल गई। मम्मी और जिंग आंटी वांग को ऊपर ले आए थे तो मम्मी बोली, चिंता मत करो, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। शशि के रहते किसी को कुछ नहीं होगा। जिंग ने कहा, मम्मी आप तो बहुत बहादुर निकली। तो मम्मी मुस्कुरा दी। आंटी वांग ने पूछा, लेकिन इस नौकरानी ने ऐसा क्यों किया? मैं तो हमेशा उसके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। शशि ने कहा, क्योंकि इसकी अपनी शादी अच्छी नहीं चली, ये तुम्हारे गो परिवार में काम करने लग गई। फिर इसने देखा कि तुम दोनों में कितना प्यार है तो जलन होने लगी। फिर वो दोनों ने शशि को धन्यवाद दिया। उसकी बीवी बोली, अब मैं इस घर में दोबारा नहीं रहना चाहती। गो ने कहा, ठीक है, हम जहाँ तुम कहो वहाँ रहेंगे। तो वो बोली, जहाँ हमारी पहली शादी हुई थी वहाँ हम बहुत खुश थे, वहीं चलते हैं। और दोनों चले गए। मम्मी और जिंग भी घर की तरफ निकल पड़े। मिस्टर शैन ने शशि का हाथ पकड़ा, लेकिन वो छुड़ाकर चली गई। फिर वो रात को उसके कमरे में आया तो शशि बोली, मुझे पता है तुम उस दिन निशान के बारे में पूछना चाहते हो ना? तो बोली, मैं पहाड़ से नीचे सिर्फ हमारी सगाई पूरी करने नहीं आई हूँ, बल्कि हमारे तुशान परिवार की जिम्मेदारी है कि हम दुनिया से बुरी चीजें मिटाएं। लेकिन जब भी मैं किसी दानव को खत्म करती हूँ, मेरे हाथ पर हमेशा एक निशान बन जाता है। मिस्टर शैन ने उसे पकड़कर खड़ा किया तो शादी के बाद ये श्राप टूट जाएगा। क्या ये बात झूठी थी? वो बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दादाजी ने मुझसे झूठ बोला होगा। मुझे तो बचपन से पता था कि 22 के बाद मैं नहीं बचूंगी, लेकिन इस सगाई से मुझे हमेशा एक उम्मीद मिलती थी। लेकिन मैं अपनी इस छोटी सी जिंदगी से भी खुश हूँ। कम से कम मेरे पास उम्मीद तो है ना? मिस्टर शैन ने उसे पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया तो वो उसका चेहरा पकड़कर किश करने लगता है
फिर हम उनके बचपन का सीन देखते हैं। शशि के दादाजी जब पहली बार उसे उस परिवार में लेकर आए थे तो बोले, तुम घर पर तो हमेशा चहकती रहती हो और यहाँ तुम्हारी जुबान बंद है। असल में वो लोग उन दोनों की शादी की बात कर रहे थे। शशि अपने दादाजी की टांग पकड़कर छिपने की कोशिश कर रही थी। तभी छोटा सा मिस्टर जी आगे बढ़ा और उसका नन्हा सा हाथ थाम लिया। फिर सीधे आंखों में देखकर पूछा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या मुझसे शादी करोगी? शशि ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। अब वो पल याद करके शशि मुस्कुराती है और कहती है, थैंक यू मिस्टर शैन मेरी जिंदगी में आने के लिए। अगले दिन सब लोग नाश्ते की मेज पर बैठे थे। जिंग ने इधर उधर देखा और पूछा कि भाभी अब तक नीचे क्यों नहीं आई? मिस्टर शैन ने आराम से जवाब दिया कि वो रात को देर से सोई थी तो शायद अभी सो रही होगी। जिंग तो खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, ओह अच्छा, लेकिन मेरी भाभी तो रोज सुबह 6 बजे उठकर अपनी ताकत की ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। तो फिर कल रात ऐसा क्या हुआ तुम दोनों के बीच? लगता है मुझे जल्दी ही कोई प्यारा सा भतीजा मिलने वाला है। मिस्टर शैन ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या सोच रहे हो? वो बस थोड़ा और आराम करना चाहती होगी और उसके हाथ पर जो निशान है उसके बारे में कुछ मत कहना वरना वो उदास हो जाए। जिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे पता है तुम अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हो। खाने के बाद जिंग को फिर से अकेलापन सताने लगा और वो एक लड़की को मैसेज करने लगा। पता चला वो लड़की कोई और नहीं फेंक थी जो उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी, क्योंकि उस वक्त उसके चाचा घर में तूफान मचा रहे थे और सामान फेंक फेंक कर चिल्ला रहे थे कि तुम्हारे पापा पर 10 मिलियन का कर्ज था और तुम्हारी मम्मी बीमारी से चली गई, सिर्फ तुम यहाँ बची हो। अगर हमने जल्दी कर्ज नहीं चुकाया तो वो कर्ज देने वाले मुझे पकड़ लेंगे। फेंक ने रोते हुए कहा, लेकिन मैंने तो पहले ही पैसे दे दिए हैं। चाचा ने गुस्से से कहा, इतने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें और पैसे देने होंगे। तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो पूरा कर्ज चुकाओ या फिर उस आदमी से शादी कर लो। उसने कहा है कि शादी के बाद अगर बेटा हुआ तो मुझे ढेर सारे पैसे देगा। ठीक उसी समय चाचा फिर से सामान फेंकने को तैयार था। तभी वहाँ शशि आ गई तो चाचा चिल्लाने लगा कि तुम कौन हो, यहाँ से चली जाओ। लेकिन शशि घर के अंदर घुसते हुए फेंक को देखने लगी थी। इससे पहले कि चाचा उसे हाथ लगाए, शशि ने एक तेज किक मारकर उसे दूर फेंक दिया। फेंक ने तुरंत पहचान लिया कि तुम तो वही लड़की हो ना। तो चाचा दर्द से कराहते हुए बोला, तुम किसी और के साथ मिलकर मुझे मार रही हो। शशि ने शांत होकर कहा, सबसे पहले झूठ बोलना बंद करो। फेंक के पापा ने कोई 10 मिलियन का कर्ज नहीं लिया था, वो सिर्फ 1 लाख था जो वो पहले ही चुका चुके हैं। तो चाचा पहले तो हैरान हो गया कि इसे कैसे पता और बोला, 1 लाख से क्या होता है, सर्टिफिकेट पर तो 10 मिलियन लिखा है। शशि ने कहा, तुम्हें लगता है हमें नहीं पता, तुमने जानबूझकर 0 बढ़ा दिए हैं। वो पूछने लगा, तुम कहाँ से हो? तो शशि ने बताया, मैं जी परिवार से हूँ, जिंग को तो जानते ही होंगे। चाचा ने डरते हुए कहा, फेंक कुछ भी कर लो लेकिन ये लोग तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। फेंक ने शशि को गले लगाकर कहा, थैंक यू, पहले वो मुझे तंग कर रहा था तो जिंग ने पहले ही एक बार पैसे देकर मेरी मदद की है, मैं उसे जल्दी वापस कर दूंगी और तुमने भी मदद की, उसके लिए थैंक यू। क्यों ना मैं तुम्हें खाने पर ले जाऊं? शशि ने मना किया। नहीं, लेकिन उसके पेट में चूहे कुलबुलाने लगे थे तो वो आवाज सुनकर फेंक को हंसी आ गई और उसने शशि को पकड़कर साथ ले लिया। अगले सीन में शशि तेज रफ्तार से खा रही थी और प्लेट दर प्लेट साफ कर देती थी कि फेंक खुद हैरान थी कि तुम एक बार में इतना सब कैसे खा लेती हो, तुम्हारे पेट में कोई समस्या तो नहीं है क्या? जी, परिवार वाले तुम्हें खाना नहीं देते? शशि ने कहा, नहीं वैसा कुछ नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहती कि जी परिवार को पता चले मैं इतना खाती हूँ। फेंक ने कहा, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं हैं तो मैं पहले पैसे लेकर आती हूँ। उसे जाते हुए एक वेटर ने देख लिया जो उसे पहचान गया। ये तो वही फेंक है जिसके मम्मी पापा नहीं है, यानी यहाँ फ्री में खाकर भागेगी। अच्छा हुआ ये एक और लड़की साथ लाई है। शशि जैसे खाकर उठी तो वो बिल उसके सामने रख दिया। तुम यहाँ फ्री में खाकर जाना चाहती हो? तो शशि ने ऑनलाइन पैसे दे दिए और जाने लगी, लेकिन वो तो उसे उल्टी सीधी बातें कहने लगा। शशि ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो वो मैनेजर को शिकायत करने चली जाती है। मैनेजर बोली, मैं पूरी जांच करूंगी, जिसकी गलती निकलेगी उसे माफी मांगनी पड़ेगी। शशि ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता कि ये लड़का झूठ बोल रहा होगा? और उसे चाकू निकाल कर देने लगी कि अगर मेरी बात सही निकली तो मैं इनाम लेने वापस आऊंगी। वो वेटर मना कर रहा था लेकिन मैनेजर ने चाकू ले लिया। तभी वहाँ फेंक आ गई और उस वेटर को पहचान लिया कि तुम तो वही हो ना जो बार में मस्ती करता घूमता था, यहाँ वेटर बनकर क्या कर रहे हो? वेटर बोला, ये क्या कह रही हो? तो मैनेजर ने कहा, यानी तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम तो कहते थे पढ़ाई के पैसे नहीं है तो तुम बार में मजे कैसे कर रहे थे? मैनेजर को गुस्सा आने लगा तो शशि ने बताया कि इसने तुम्हारा आईडी कार्ड इस्तेमाल करके सूदखोरों से पैसे लिए हैं ताकि जब मन करे तुम्हें छोड़कर भाग जाए और सूदखोर हमारे पीछे पड़ जाएं। तो वेटर बोला, इसकी बातों पर यकीन मत करो मैनेजर, तुम भूल गई हो मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई थी। शशि ने कहा,
वो सब तुम्हारी योजना का हिस्सा था। तो मैनेजर को भी गुस्सा आ गया। मैनेजर ने वेटर की कॉलर पकड़ी और चिल्लाई कि तूने मुझे झूठे प्यार की बातों में फंसाया, सब पैसों की खातिर, और मैं तेरी मीठी मीठी बातों पर यकीन कर बैठी। दोनों के बीच ऐसी जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई कि लग रहा था कोई एक्शन मूवी चल रही हो। फेंग ने बगल से एक कुर्सी खींची और शशि को दे दी। शशि बड़े मजे से बैठ गई। मैनेजर ने सैंडल उतारा और वेटर पर ऐसे बरसाई कि वो दर्द से कराह उठा। दोनों लड़कियां पेट पकड़कर हंस रही थीं, क्योंकि मैनेजर ने उसका कान पकड़कर इतना खींचा कि वो चीखने लगा, अब सीधे थाने चल। वो उसे घसीटते हुए ले गई। दोनों इतना हंस रही थीं कि आंसू निकल आए। तभी झिंग भागता हुआ आया और फेंक से बोला, पड़ोसियों से सुना तुम्हारा कोई हादसा हुआ है, इसलिए देखने चला आया। फेंक उसे देखकर घबरा गई, चेहरा लाल हो गया। शशि को हंसी आ गई। जिंग ने हैरानी से कहा, भाभी। अगले पल सब एक साथ खाने की मेज पर थे। जिंग बड़े ध्यान से फेंक की प्लेट में खाना परोस रहा था और फिर शशि की ओर मुड़कर बोला, थैंक यू भाभी। वो मुस्कुराई, ये तो मेरा काम है, बुरी चीजों को मिटाकर अच्छाई का साथ देना। फिर फेंक से उसके घर वालों के बारे में पूछा। फेंक ने उदास होकर बताया, पापा बहुत नेक थे, वो खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। मेरे लिए बस ये छोटा सा घर छोड़ गए। अगर चाचा ने उसे भी छीन लिया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। जिंग ने तुरंत कहा, तो मैं मदद करूंगा। जैसे ही फेंग ने बताया कि पापा ने गो परिवार से थोड़ा कर्ज लिया था, जिंग बोला, तुम सही जगह आई हो, हमारी भाभी तो गो परिवार की रक्षक है। शशि ने फट से आंटी को फोन लगाया, पुरानी योजना के बारे में पूछा और देखते देखते फेंग का घर टूटने से बच गया। फेंग खुशी से उछल पड़ी, मगर इसी वक्त उसका मोबाइल बजा। सब जल्दी घर भागे। वहाँ चाचा फिर से हंगामा मचा रहा था। जिंग का खून खौल उठा, लेकिन फेंग ने उसे रोका। चाचा और एक अनजान आदमी सामान बाहर फेंक रहे थे, यहाँ तक कि पापा की अंतिम यात्रा वाली तस्वीर भी निकालने वाले थे। शशि गर्जी, हाथ लगाया तो खैर नहीं। वो आदमी अकड़ गया। मैं गो ग्रुप से हूँ, डराओ मत, शशि बोली। लेकिन आंटी ने बताया, तुम तो दूर के रिश्तेदार हो। वो हमला करने को हुआ तभी गो आंटी और जी मम्मी वहाँ पहुँची और बोली, मेरी मददगार को हाथ लगाने की हिम्मत। आंटी ने उसे डांटकर भगाया और नौकरी से निकाल दिया। चाचा भागने को हुआ, लेकिन शशि ने कलाई पकड़ी। कहाँ जा रहे हो? वो घुटनों पर गिर गया। कर्ज चुकाने के लिए किया सब, माफ कर दो। शशि ने आंखें संकरी की। ज्यादा झूठ मत बोलो, चलो पापा को बुलाते हैं। चाचा चौंका, वो तो गुजर चुके। शशि ने जादू से अगरबत्ती जलाई। कमरा धुंधला हुआ और फेंक के पापा की आत्मा प्रकट हो गई। चाचा के होश उड़ गए। आत्मा ने गुस्से में कहा, मेरी बेटी से दगा क्यों? चाचा कांपते हुए बोला, पैसे नहीं चाहिए। शशि ने याद दिलाया, कर्ज 1 लाख का था। फेंक ने 2 लाख दिए, 1 लाख लौटाओ। चाचा ने थरथराते हाथों से रुपए लौटाए और डर कर भाग गया। गो आंटी ने आत्मा को पहचाना। आप मेरी कंपनी में लंबे समय काम करते थे। उन्होंने फेंक को गले लगाया और कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो। फेंक के पापा की आत्मा शांत होकर चली गई और शशि मजे से लॉलीपॉप चूसने लगी। रात को शशि शैन की बाहों में लेटी थी, दिन भर की बातें सोच रही थी। शैन ने बाल सहलाए। फिक्र मत करो, शशि ने पूछा, तो तुम्हें पता चल गया जिंग और फेंक के रिश्ते से तुम राजी हो? शैन बोला, बिल्कुल, मम्मी किसी का बैकग्राउंड नहीं देखती, दिल देखती हैं। शशि ने कहा, तो चलो शादी की खुशी में कुछ पीते हैं। सुबह शैन ने उसे गले लगाया हुआ था। आंख खुली तो देखा हाथ पर निशान और गहरे हो गए। मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उधर कुछ लोग लाल भूत और फेंक के पापा की आत्मा को पकड़ लाए। दोनों उस रहस्यमय आदमी को देखकर चौंके। हमारा तो नया जन्म होना था, शशि ने कहा था। वो आदमी हंसा, मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, और जादू से दोनों को काले रंग की रस्सियों में बांध दिया। सुबह शशि शैन का हाथ पकड़े सो रही थी। शैन ने धीरे से उसे सहलाया और बोला, अच्छे से सोते रहो। माथे पर चूमकर बाहर चला गया। शशि की नींद खुली तो सोचा, इन दिनों मुझे बहुत नींद आ रही है, और हाथ का निशान देखा तो याद आया कि 22 होने में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। शैन उदास न हो इसीलिए उसने जादू से निशान छिपा दिया ताकि वो नजर न आए। सुबह के समय सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जिंग कहता है, भाई आज सुबह तुम अपने कमरे में नहीं थे। ये सुनकर मिस्टर शैन खांसने लगता है। असल में उसे कुछ पता ही नहीं कि वो पूरी रात शशि के कमरे में था। मिस्टर शैन कहता है, तुम कुछ ज्यादा सवाल पूछ रहे हो। ग्रैंडपा कहते हैं, शशि को यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए हैं, तो बताओ तुम दोनों की शादी कब होगी? इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। मिस्टर शैन जवाब देता है, हम इस बारे में बात कर लेंगे, लेकिन पहले शशि एक बार वापस जाना चाहता। वो सोचती है, मैंने कब ऐसा कहा? वो सोचता है, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। मॉम कहती है, तुम्हारे वहाँ बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे ना, तुम सबको घर ले आना और वो लोग शादी में शामिल होकर चले जाएंगे। शशि कहती है, पहाड़ों में मेरे कुछ भाई हैं, उन्हें ऐसी पार्टियां पसंद नहीं आती। ग्रैंडपा कहते हैं, फिर भी उनके लिए न्योता ले जाना। जिंग उसके हाथ के निशान के बारे में पूछता है,
तो वो कहती है, देखो ये गायब हो गया। सब लोग खुश होने लगते हैं, इसका मतलब श्राप खत्म हो गया। मॉम तो हाथ छोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लग जाती, लेकिन मिस्टर शैन चुपचाप बैठा रहता है। ग्रैंडपा कहते हैं, अब तुम दोनों पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और वो लोग पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। शशि उसे अपने भाइयों से मिलवाती है जो उसके सारे सीनियर थे, और वो कहते हैं, कितने दिनों बाद आई हो, लेकिन ये नरम और गोरी त्वचा वाला लड़का कौन है? ये तो हमारे पहाड़ से नहीं लगता। तो वो मिस्टर शैन की मदद करते हुए कहती है, ये मेरा पति है। उसके तीनों भाई हैरान हो जाते हैं पति, और कहते हैं, हम इस शादी को मंजूर नहीं करते। तुम इतने नाजुक लड़के से शादी कैसे कर सकती हो? ये तो मजबूत भी नहीं लगता। शशि कहती है, अब कोई फायदा नहीं, हमने सर्टिफिकेट ले लिया है और ये बहुत ही सज्जन है, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, और सबसे जरूरी बात, ग्रैंडपा ने इसे मेरे लिए चुना है। हमारी किस्मतें जुड़ी हुई हैं। तो उसके तीनों भाई अपनी शक्तियों से जांचते हैं और कहते हैं, वाह, हमने इतने सालों से अभ्यास किया है, लेकिन आज तक इतना मजबूत गोरा लड़का नहीं देखा। वो शशि को घोड़ लग देते हैं, कहते हैं, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम्हारा श्राप खत्म हो गया? वो सबको अपना हाथ दिखाती है जिसमें कोई निशान नहीं था। इसी बीच जेंग अपने आदमियों को लेकर जी फैमिली में पहुंचता है और जिंग से पूछता है, शशि कहाँ है? जिंग पूछता है, तुम मेरी भाभी को ढूंढ रहे हो? जेंग कहता है, मुझे तेरे साथ बकवास नहीं करनी, बस बता शशि कहाँ है। तभी ग्रैंडपा आते हैं तो जेंग उनसे पूछता है। ग्रैंडपा कहते हैं, वो और मिस्टर शैन पहाड़ों पर गए हैं। जेंग पूछता है, क्या शशि के हाथ पर 4 फूलों के निशान आ गए? जेंग कहता है, तुम क्या बोल रहे हो? मेरी भाभी का श्राप तो कब का खत्म हो गया। शशि मिस्टर शैन को अपने घर ले जाती है और अपने ग्रैंडपा से मिलवाती है। जैसे आपने कहा था, मैंने बिल्कुल वैसा ही इंसान से शादी की है। मेरे पति आपको पसंद है ना? मुझे भी पसंद है। अब ये पहले वाला बच्चा नहीं रहा, असली मर्द बन गया है जो आपकी पोती को हमेशा बचाएगा। फिर वो दोनों हाथ छोड़कर आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगते हैं, लेकिन वो एक आंख खोलकर अपने पति को बार बार देखती रहती है। मिस्टर शैन पूछता है, क्या तुम्हारे परिवार के पूर्वज मुझे स्वीकार करेंगे? वो कहती है, बिल्कुल। वो पूछता है, तुम इतनी पक्की कैसे हो? वो कहती है, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा ने तुम्हें चुना है, और वैसे भी तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें कोई पागल ही मना करेगा। तो वो उसे पकड़कर खड़ा करता है और कहता है, भले ही हमारे माता पिता ने हमारी शादी तय की थी और ये अरेंज मैरिज है, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है, ठीक है, आज हम अपनी शादी की ड्रिंक करेंगे और देखते हैं तुम कितनी देर तक संभाल पाओगे। वो कहता है, ऐसा मत बोलो, क्या लगता है तुम्हें कि मैं ज्यादा नहीं पी सकता? मैं असली मर्द हूँ, मुझ में बहुत हिम्मत है। वो हंसने लगती है। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं, वो हैरान होती है, मेरे भाई कहाँ चले गए? अभी तो यहाँ अभ्यास कर रहे थे। तभी एक उड़ता हुआ तीर आता है जिसे शशि पकड़ लेती है। वो देखती है कि उसमें एक नोट लगा है, अगर तुम अपने भाइयों को बचाना चाहती हो तो यहाँ अकेली पहुँचो। मिस्टर शैन कहता है, वो लोग तुमसे लड़ना चाहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो कहती है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वो कहता है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। वो कहती है, मत भूलो, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मैं अकेली जाकर सब ठीक कर लूंगी। वो कहता है, किसने कहा मैं साधारण इंसान हूँ? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वो लोग भागकर वहाँ पहुँचते हैं तो शशि देखती है कि उसके तीनों भाई अलग अलग जगहों पर घिरे पड़े हैं। वो जल्दी से जांचती है कि शुक्र है ये तीनों अभी सिर्फ बेहोश हैं, और अपनी जादुई शक्तियों से उन्हें ठीक करने लगती है। तभी वहाँ जादू से गायब होकर एक काले कपड़ों वाला आदमी पहुँचता है जिसके पास काली शक्तियाँ हैं। जैसे ही वो अपना मास्क हटाता है, पता चलता है कि ये कोई और नहीं झेंग है। झेंग कहता है, मैं तो कब से तुम्हारी तलाश में था, सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिलोगी। वो पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो कहता है, क्या तुम्हारे बूढ़े ने तुम्हें नहीं बताया कि मेरी तुम्हारी दुश्मन फैमिली के साथ 100 साल का समझौता था? तो तुम्हारा ये श्राप कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि अगर ये श्राप टूटा तो मेरी जान चली जाएगी। तभी शशि के हाथ में वो निशान दोबारा आ जाते हैं जो उसने छुपा रखे थे, और वो अपनी शक्ति से उन पर हमला कर देता है। मिस्टर शैन उसका हाथ पकड़कर देखता है कि उसके हाथ पर अभी भी निशान है। तो वो कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो हंसकर कहती है, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती, आखिर मेरे ग्रैंडप्पा ने तुम्हें मेरे लिए चुना है। वो पूछता है, बताओ मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? तभी झेंग जोर से हंसने लगता है, तुम तो बस एक साधारण इंसान हो, भला तुम प्रकृति के खिलाफ जाकर इसे कैसे बचा सकते हो? उसके हाथ का निशान लाल से काला हो जाता है। तो वो कहती है, मिस्टर शैन, रो मत, तुम्हारे साथ मैंने जो भी समय बिताया मैं बहुत खुश थी, और अभी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। तो अब ऊपर जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन वो रो रहा होता है और कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर वो अपनी जेब से एक गोली निकालकर उसे देती है कि अगर तुम इसे खा लोगे तो मेरे बारे में सब कुछ भूल जाओगे। लेकिन वो उसे फेंक देता है और कहता है, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं भूलना चाहता। तुमने इतने सारे लोगों को बचाया है, तुम्हें बचाने का भी कोई तरीका जरूर होगा। बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो गिर पड़ती है। अगले सीन में उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपने ग्रैंडपा के पास होती है। वो कहती है, ग्रैंडपा, मैं श्राप को खत्म नहीं कर पाई,
सॉरी, मैंने आपको निराश किया। ग्रैंडपा कहते हैं, इसमें पछताने की क्या बात है। इधर मिस्टर शैन लगातार रोए जा रहा था। वो उसे पुकार रहा होता है। अचानक वहाँ ग्रैंडपा आ जाते हैं तो वो गिड़गिड़ाता है, प्लीज शशि को बचा लो। ग्रैंडपा शशि को बताते हैं कि अभी तुम्हारे पास एक मौका बाकी है। फिर वो मिस्टर शैन को समझाते हैं कि इसे बचाने का तरीका है। जिंग ग्रैंडपा पर हमला करने लगता है, लेकिन उनके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, जिसकी वजह से वो उन्हें छू भी नहीं पाता। मिस्टर शैन पूछता है, बताओ इसे कैसे बचाना है। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम ही इसे बचा सकते हो, क्योंकि अगर तुमने बचाया तो ये तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल जाएगी और तुम अपनी अच्छी किस्मत भी खो दोगे। क्या तुम्हें ये मंजूर है? मिस्टर शैन रोने लगता है और कहता है, ये मेरे बारे में कैसे भूल सकती है। जेंग ताना मारता है, कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी अच्छी किस्मत छोड़कर एक लड़की को चुनेगा। मिस्टर शैन कहता है, मुझे मंजूर है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे पता था तुम यही चुनोगे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और शशि उसकी बाहों से गायब हो जाती है। तो जेंग जोर जोर से हंसता है और वहाँ से भाग जाता है। मिस्टर शैन कहता है, प्लीज शशि, मुझे डराओ मत, प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। वो चीख चीख कर उसका नाम पुकार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे शशि उसकी सारी यादों से गायब हो रही है और एक अंगूठी नजर आती है। अचानक जादू से शशि वहाँ आ जाती है तो वो उसे देखने लगता है। अगले सीन में सारे परिवार वाले उसे छू छू कर देख रहे हैं कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो सोच रही होती है कि इसने मेरे लिए अपनी अच्छी किस्मत छोड़ दी और कहती है, मेरी वजह से अब आप सब इतने अमीर नहीं रहोगे। ग्रैंडपा कहते हैं, हमें वो सब पसंद ही नहीं था। घर का साधारण खाना अच्छा लगता है। मॉम कहती है, और लग्जरी चीजों का क्या, मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। हम सब साथ हैं, यही सबसे अच्छी बात है। मैं घर पर रहकर तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगी। मिस्टर शैन उसका हाथ अच्छे से पकड़ लेता है और कहता है, हमने अभी बच्चों की प्लानिंग नहीं की है। जिंग कहता है, मैं जल्दी नौकरी ढूंढकर प्रोग्रामर बन जाऊंगा, ढेर सारे पैसे कमाऊंगा ताकि अपने भतीजे के लिए भी घर खरीद सकूं। तो शशि सबका शुक्रिया अदा करती है कि वो सब उससे कितना प्यार करते हैं। मिस्टर शैन उसे अपना प्यार कबूल करके अपने करीब खींच लेता है और वो भी उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो मॉम से बात कर रही थी, तभी अचानक उसे उल्टी आने लगती है। मॉम पूछने लगती है, तुम्हारे पीरियड्स कब हुए थे? वो कहती है, पिछले 2 महीनों से नहीं आए। मॉम खुश हो जाती है, वाह, इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट हो। वो हैरान होती है, क्या मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ? मॉम कहती है, मैं अभी मिस्टर शैन को फोन करके गुड न्यूज बताती हूँ। वो इसे शेयर करना चाहता है तो घर की तरफ भागता है। शशि उसे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाती है। मिस्टर शैन रोते हुए उसे अपनी छाती से लगा लेता है। मॉम कहती है, धीरे से गले लगाओ, अब इसके साथ थोड़ा सावधान रहना। वो कहता है, हाँ मॉम, मैं समझ गया। मॉम ने बताया कि तुम सुबह से उल्टियाँ कर रही हो, क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले चलूं? वो कहती है, ये तो सामान्य प्रेगनेंसी रिएक्शन है। वो कहता है, फिर भी मैं तुम्हें किसी दर्द में नहीं देख सकता, चलो एक बार पेरेंटल चेकअप कराने चलते हैं। ठीक उसी वक्त जिंग और फेक भी आ जाते हैं कि सुना है भाभी प्रेग्नेंट है। वो कहती है, अरे मुझे लगता है तुम दोनों साथ हो, क्योंकि वो हाथ पकड़े हुए हैं। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जब से बच्चा आने वाला है तब से मिस्टर शैन और भी ज्यादा अमीर हो गया है और वो सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। और इसी तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करो।